चलिए बच्चों, सब रेडी हो गए? ओके। तो बायोम में हम लोग वर्षा बायोम देखे थे। बायोम में वर्षा बायोम। आज हम लोग देखेंगे मरुस्थलीय बायोम। चलिए हेडिंग दीजिए, मरुस्थलीय बायोम। हाँ, अरे भाई, नीम को तुम्हारा विकिपीडिया सदाबहार कहता है ना। नीम का पेड़ है ना, यहाँ पत्ती झड़ता है कि नहीं? अभी 20 दिन बाद देखना, सब पत्ती गिर जाएगा, दमैसी केवल डंठल बच जाएगा। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता है। तुम्हारे सामने नीम का पेड़ है, देखना पत्ती सब गिरेगा। विकिपीडिया पर ना हर चीज नहीं देखना है। विकिपीडिया हर चीज के लिए, विकिपीडिया ना बहुत रेयर केस में ना रेफरेंस टाइप से यूज किया जाता है। विकिपीडिया पर सब अनेक लोग अपने अपने विचार रखे हैं, तो उस पर जो भी डाला है उसको ऐसा नीम का पेड़ सदाबहार कहीं दिख गया होगा, अपना डाल दिए। मेरे से कहेगा तो कहेंगे कि भैया आ जाओ सासाराम नूरनगंज में, देख लो नीम का पेड़ पतझड़ होता है, एक नहीं कितना दिखाएंगे। तो लिखिए मरुस्थलीय बायोम। मरुस्थलीय बायोम में आप लोगों को बताया गया था कि मरुस्थल कहां कहां पे है। शीत मरुस्थल और उष्ण मरुस्थल। मरुस्थल की परिभाषा भी बताया गया है आप लोगों को कि वैसे प्रदेश जहां वर्षा से अधिक वाष्पोत्सर्जन हो उसे मरुस्थल कहते हैं। अर्थात वे प्रदेश जहां सदैव जल की कमी बनी रहती है। लिखिए कि मरुस्थल वे प्रदेश हैं, मरुस्थल वे प्रदेश हैं जहां सदैव जल की उपलब्धता कम रहती है। अतः यहां वनस्पतियां बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। वनस्पतियां बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। देखिए वनस्पतियां कम होने के कारण यहां जीव जंतु भी कम पाए जाते हैं। जीव जंतु भी कम पाए जाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। देखिए इन प्रदेशों में या
इन प्रदेशों में नहीं, इन प्रदेशों की वनस्पतियां अपने आप को कम पानी के अनुसार अनुकूलित कर ली हैं। ऐसे वनस्पतियों को जेरोफाइट, ऐसे वनस्पतियों को जेरोफाइट, XEROPHYTE दिखाई दे रहा है क्या हो अमरनाथ? दिखाई दे रहा है? सीधा दिखाई दे रहा है कि उल्टा दिखाई दे रहा है? यस सर, सीधा दिखाई दे रहा है। सीधा दिखाई दे रहा है। यस सर। ठीक 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 है। ऐसे वनस्पतियों को जेरोफाइट कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि जेरोफाइट वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं, तो मरुस्थल में। जेरोफाइट मतलब जिनको जल की बहुत कम आवश्यकता, जल की बहुत कम आवश्यकता। लिखो कि इन प्रदेशों की वनस्पतियां जल की कमी से निपटने के लिए, जल की कमी से निपटने के लिए जल की कमी से निपटने के लिए अपनी पत्तियों को कांटों में, अपनी पत्तियों को कांटों में तब्दील कर दी हैं। लिखिए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मरुस्थलीय वनस्पतियों की पत्तियां जल की कमी से निपटने के लिए, सर क्या बोले? मरुस्थलीय वनस्पतियां जल की कमी से निपटने के लिए कांटों में तब्दील हो जाती हैं। कांटों में तब्दील हो जाती हैं। लिखो, पत्तियों के कांटे में तब्दील होने से
उन्हें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम करनी पड़ती है। अतः जल की आवश्यकता कम पड़ती है। अतः जल की आवश्यकता कम पड़ती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। लिखिए कि इन प्रदेशों या इस बायोम की वनस्पतियों के बाहरी आवरण में मोम वैक्स, मोम की परत जमा होती है। देखिए ये मोम की परतें सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती हैं। अतः ये पौधे सूर्य की अत्यधिक उष्मा से अपने आप को बचा पाते हैं। पैराग्राफ चेंज करिए, फिर लिखिए इस बायोम के पौधों की जड़ें बहुत लंबी होती हैं। ये पौधे बहुत गहराई से जल प्राप्त करते हैं। लिखिए उपर्युक्त विधियों द्वारा इस बायोम के पौधे अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं। अच्छा, इस बायोम में पाए जाने वाले मुख्य पौधे कौन कौन से हैं? आप लोग नाम सुनोगे, कैक्टस, नागफनी। तो होमवर्क में लिखिए तो, और जिसको जो जो नाम मिलेगा वो कॉपी में लिखेगा और वही नाम हमें व्हाट्सएप भी करेगा। देखते हैं कौन कितना खोजता है। तो ये तो हुए इस प्रदेश के वनस्पति। अब इस प्रदेश के में पाए जाने वाले जीव जंतु, तो जीव जंतु भी बहुत कम पाए जाते हैं। तो
भारत में तो आप जानते ही हैं, मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट। और ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थल है वहां एक विशेष प्रकार का जीव पाया जाता है जिसको कहा जाता है कंगारू। वो भी मरुस्थलीय जीव है। उसी नाम पे ऑस्ट्रेलियंस को कंगारू भी कह दिया जाता है। तो यहां पाए जाने वाले जो जीव हैं उनका भी नाम लिखिएगा और हमें व्हाट्सएप करिएगा, कॉपी में भी लिखिएगा। यहां के जीवों में एक विशेष लक्षण पाया जाता है जिसको कहते हैं एसिटिवेशन। एसिटिवेशन ACTBATION। देखो तो एसिटिवेशन। AESTIVATION एस्टिवेशन। इसको कहते हैं ग्रीष्म निष्क्रिय। तो जब बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है तो यहाँ के जीव जंतु निष्क्रिय हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं एसिटिवेशन। तो ये हुआ हमारा मरुस्थलीय वायु। सर ये ग्रीष्म निष्क्रिय क्या है? ग्रीष्म निष्क्रिय का मतलब है जब तापमान बढ़ेगा तो। हाँ हेलो, किसी सबका तो चल रहा है। नहीं तो एक खाली ना बंद करके अब फिर से चालू करिए। अच्छा, और किन्हीं में प्रॉब्लम हो रहा है साउंड और वीडियो में? क्या हो अमरनाथ? क्या प्रॉब्लम है? सर आपका बार बार हट जा रहा है। क्या हट जा रहा है? सिर्फ जीके आचार्य लिख रहा है। अच्छा, वीडियो क्लिप हट जा रहा है नहीं? आवाज आवाज सर ठीक आ रहा है। हो सकता है ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो। नहीं सर, मेरे पर ठीक आ रहा है सब। ठीक आ रहा है? हाँ, सर। नेटवर्क प्रॉब्लम ही हो सकता है। हेलो मनीष, एक बार ना बंद करके फिर से। बाकी तो सब में कह रहा है कि ठीक है, किसी में ठीक है, किसी में खराब है। अब नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या है? वैसे वीडियो तो रिकॉर्ड रहेगा, एक खाली फिर से कट करके कनेक्ट होकिए तो ठीक। हाँ, तो ये है आपका मरुस्थलीय वायु। छिपकली को देखी हो? ठंड में छिपकली नजर आती है, ठंड में सांप नजर आते हैं,
नहीं नजर आएगा। ठंड में किसी को छिपकली नजर आती है? ठंड में कौन है? तन्नू, सूरज, क्या हो सूरज जी, ठंड में छिपकली देखते हैं? कोई नहीं बोल रहा है। क्या सर? ठंड के मौसम में छिपकली नजर आती है? सर मेरे घर में नजर नहीं आती है। तुम्हारे ही घर में नहीं, किसी के घर में नहीं नजर आती है। तो क्यों नहीं नजर आती है ठंड में? वो अपने घर चली जाती होगी। हाँ हाँ। तो देखिए, कुछ जीव जो होते हैं इनको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब कि इनके बॉडी का तापमान, ब्लड का तापमान वायुमंडल के तापमान के साथ कम बेसी होता है। तो जब तापमान बहुत नीचे होता है तो उनके ब्लड का तापमान बहुत नीचे चला जाता है। तो जब नीचे आता है तो वो निष्क्रिय हो जाती है। तो वही जहां है वही, अगर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल भर तक ठंड रहेगी, साल भर तक एक जगह पर एक स्थिति में पड़ी रहेगी, उसको कुछ नहीं होगा। सारा बॉडी उसका डीएक्टिवेट हो जाएगा। और फिर जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। उसको कहते हैं हाइबरनेशन। हाँ, मरुस्थल एसिटिवेशन। तो उसी प्रकार के वहां कुछ जीव हैं जी, बॉडी का तापमान अधिक हो जाने पर निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं घास के मैदान। हेडिंग दीजिए। अगला टॉपिक है हम लोगों का, अगला बायोम है घास का मैदान। घास के मैदान में मनीष कनेक्ट हो गए? नहीं हुए? सर दिखाई दे रहा है? यस सर। चलिए ठीक है, सुनिए। अब हम लोग देखेंगे घास का मैदान। लिखिए, ग्रासलैंड्स। लिखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। पहला उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। देखिए, यहां से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है और अदर वैसे जनरल एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, 11th 12th में भी आएगा। तो सर आप लोग, हाँ सर कह रहे हैं कि सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट में सर कुछ अंतर होता है सर? टेम्परेट उसके बाद क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल के बाद सब ट्रॉपिकल और उसके ऊपर टेम्परेट, उसके ऊपर टेम्परेट।
तो आप लोग अपना अपना एटलस निकालिए वेजिटेशन वाला। पेज नंबर 'क्लाइमेटिक रीजन'। वैसे क्लाइमेटिक रीजन पेज नंबर 106 पर भी देख सकते हैं। क्लाइमेटिक रीजन वाले में देख सकते हैं। देखिए, दिखाई दे रहा है। ये सबसे पहला जो लिखा है सवाना, सबसे पहला जो लिखा है, देखिए सवाना ग्रीन वाला, ये रहा आपका भूमध्य रेखा, और इसके आसपास पता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। तो ये हुआ आपका सवाना, जो ग्रासलैंड है वो इन ट्रॉपिकल एरियाज में है, इसलिए इन्हें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं। अब देखिए, इस ट्रॉपिकल एरिया के बाहर ऊपर ये वाला, यहां देखिए लिखा है स्टेपी, नंबर 4 पे स्टेपी, यही है टेम्परेट ग्रासलैंड। देखिए यहां है, सब इसी लैटिट्यूड पर मिलेगा, लगभग 40-50 डिग्री नॉर्थ। देखिए यहां है, ये है, और फिर नीचे में, ठीक है। चलिए, अभी आप लोगों को रुकिए, दिखलाते हैं। देखिए ये रहा आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। देखिए जिराफ, हाथी, सब दिखाई दे रहा है ना। यही ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का फिगर है। यहां बड़े बड़े घास पाए जाते हैं, लेकिन पेड़ कम पाए जाते हैं, इसलिए यहां पर तेज दौड़ने वाले जंगली जानवर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और बाघ, चीता, हिरण, हाथी, बफलो, आप लोग डिस्कवरी चैनल पर अक्सर हाँ ये सब देखते हैं। तो को ये सवाना ग्रासलैंड को ही दिखलाता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को ही दिखलाता है। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखलाया है। ये टेम्परेट ग्रासलैंड का दिखलाया है, ट्रॉपिकल का नहीं दिखलाया है। ट्रॉपिकल वाला इसमें है। देखिए ये दिखाई दे रहा है ना।
देखिए ये वाला ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, और यहाँ एक ये वाला और ये वाला, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और थोड़ा बहुत यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब देखिए जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो है ये देखिए प्रेरी, और ये स्टेपी। सर ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ में भी अमेरिका है? में, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में भी है? ऑस्ट्रेलिया में भी है, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे सर मगर ऑस्ट्रेलिया में भी इतना है, नहीं दिया थोड़ा है। सा यहाँ साउथ अफ्रीका में है, और थोड़ा सा यहाँ साउथ अमेरिका में भी है। तो जो गोल गोल बनाए हैं वो हो गया आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और जहां ये शैडो इस टाइप से बनाए हैं ये हो गया टेम्परेट ग्रासलैंड। तो जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां जो घास का मैदान पाया जाता है इसको कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। और जो हाई लैटिट्यूड्स पर है उसको कहा जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब देखिए दोनों में अंतर। हाँ बोलो। उत्तर अमेरिका की ना खाई थी ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है उत्तर अमेरिका में। ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, हाँ उत्तर अमेरिका वाला। सुनिए दोनों में अंतर सुनिए। जो उष्ण कटिबंधीय है वहां वर्षा अधिक होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय में वर्षा कम होती है, इसलिए यहाँ बड़े बड़े घास पाए जाते हैं और यहाँ छोटे छोटे घास पाए जाते हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। लिखिए, पहले लिखिए उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान लिखिए। वैसे उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, वैसे उष्ण कटिबंधीय प्रदेश जहां लगभग 150 सेंटीमीटर, लगभग 150 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, वहां घास के मैदान पाए जाते हैं, वहां घास के मैदान पाए जाते हैं। लिखिए इन मैदानों को ही उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। लिखे कि अफ्रीका में इन्हें सवाना, अफ्रीका में इन्हें सवाना
लिखिए, ब्राजील में कंपोस्ट, ब्राजील में कंपोस्ट तथा वेनेजुएला में लालनोस कहा जाता है। देखिए, आपके एटलस में पेज नंबर 110 निकालिए, पेज नंबर 110। नहीं दिया है, ठीक नहीं दिया है, छोड़ दीजिए, नहीं लिखा है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके कि इस बायोम में या इस बायोम की प्रमुख वनस्पति लंबी लंबी घासें हैं, लंबी लंबी घासें हैं। ये घासें इतनी लंबी होती हैं कि इनमें हाथी भी छुप जाते हैं। इसलिए इन्हें हाथी घास भी कहा जाता है। हाथी घास भी कहा जाता है। लिखिए, यहां एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसे ललांग घास भी कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। लिखिए, यहां अच्छा एक चीज और है, यहां ना एक पिचर प्लांट पाया जाता है जो कीड़ा मकोड़ा को खा जाता है। घट पर नहीं, एक बिलबाव पेड़ होता है जो भारी मात्रा में अपने आप में पानी इकट्ठा करके रखता है, जिसे ऊंट है। तो बहुत तरह के अपना ये, और यहाँ के घास के मैदान में गर्मी के दिन में भयंकर आग लगती है, लेकिन जैसे ही बरसात आएगी फिर से सब हरा भरा हो जाएगा। तो यहाँ के पौधों में एक विशेष लक्षण पाया जाता है
कि वो अपनी जो जड़ें हैं, गांठ है, मिट्टी में बचा के रखती हैं, उनको रहीजोप्स कहा जाता है। सब कुछ जल जाएगा लेकिन उनके जड़ को कुछ नहीं होगा, फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो ये सब वीडियो में बोल दे रहे हैं कि देखेंगे आप लोग तो हो जाएगा। सब कुछ लिखवाना संभव नहीं है, बाद में वीडियो देख के आप लोग ये कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके कि यहां या इस बायोम में घास के मैदान होने के कारण, सर क्या बोले हैं? घास का मैदान होने के कारण यहां तेज दौड़ने वाले जीवों, तेज दौड़ने वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है। जैसे शेर, बाघ, चीता, हिरण, जितना भी है सब सर्वाधिक होती है। लिखिए इसे बिग गेम ऑफ कंट्री, बिग गेम ऑफ कंट्री, बिग गेम मतलब यहाँ जो जानवर है आपस में खेलते रहते हैं, एक दूसरे का शिकार करते रहते हैं, इसलिए इसको बिग गेम ऑफ कंट्री या विश्व का नेचुरल नेशनल पार्क है या जूलॉजिकल पार्क है। जितना भी आप लोग डिस्कवरी चैनल पर देखते हैं सब हमला करते हुए जीवों को, सब इसी का है। अभी दिखला है ना, जिराफ, जेब्रा, सब इसी में है। तो बिग गेम ऑफ कंट्री, तो ये हो गया आप लोगों का सवाना ग्रासलैंड। अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपोस, वेनेजुएला में लाल नोस, ओरिनोको बेसिन, अब ब्राजीलियन हाईलैंड पर कंपोस। अब लिखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड। सर हाँ, बिग गेम ऑफ कंट्री अफ्रीका को कहते हैं। बिग गेम ऑफ कंट्री ये जो पूरा सवाना प्रदेश है इसको कहते हैं। और सवाना का सबसे बढ़िया विस्तार अफ्रीका में है। सवाना का सबसे बढ़िया विस्तार अफ्रीका में, वहां केवल मैदान ही मैदान है। और जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है अफ्रीका में उसी को सवाना कहते हैं, और उसी के नाम पर इस जलवायु का नाम पड़ गया है सवाना क्लाइमेट। तो पूछेगा कि सवाना क्या है, तो घास का मैदान। अब लिखिए टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। लिखिए कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान टेम्परेट ग्रासलैंड में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की तुलना में कम वर्षा होती है। सर एक बार और बोलिए ना। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की तुलना में कम वर्षा होती है, अतः यहां छोटे छोटे घास पाए जाते हैं।
छोटे छोटे घास पाए जाते हैं। लिखिए, इन्हें अलग अलग देशों में भिन्न नामों से जाना जाता है। इन्हें भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। सर, हाँ कम वर्षा होती के बाद हाँ, कम वर्षा होती है, उसके तुलना में कम वर्षा होती है। अच्छा, जो छूट जाए ना वीडियो देख लीजिएगा। अब लास्ट 11 बज गया है, थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। पेज नंबर 110 निकालिए एटलस में। निकाल लिए लोग, देखिए यहां अमेरिका में प्रेरी लिखा हुआ है, यूरोप में स्टेपी लिखा हुआ है, दक्षिण अमेरिका में पंपास लिखा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड लिखा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स लिखा हुआ है। दिखाई दे रहा है? तो ये सब हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो लिख लीजिए, इन्हें विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। लिखिए, पहला यूएसए में प्रेरी, यूएसए में प्रेरी। दूसरा यूरोप, और मध्य एशिया। यूरोप और मध्य एशिया में स्टेपी, यूरोप और मध्य एशिया में स्टेपी। तीसरा अर्जेंटीना, पंपास। चौथा साउथ अफ्रीका, वेल्ड। साउथ अफ्रीका, वेल्ड। और पांचवा ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। सर पैराग्राफ चेंज। हाँ सर, ऊपर लिखा हुआ है टुंड्रा। टुंड्रा दूसरा चीज है, छोड़ दो उसको। टुंड्रा अलग क्लाइमेट है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि यह प्रदेश विश्व में गेहूं उत्पादन एवं पशुपालन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसलिए इसे विश्व की रोटी की टोकरी, ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी। आप लोगों को ना यहाँ का फिगर दिखला रहे हैं,
देखिए यहाँ एक एक आदमी के पास अमेरिका में इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा रहता है कि अकेले सासाराम को गेहूं खिला देगा साल भर। उसका खेत इतना बड़ा रहता है कि खाद छिड़कने के लिए हेलीकॉप्टर रखता है, जहाज रखता है। देखिए दिखला रहे हैं आप लोगों को, कितना सुंदर लगेगा। ये अमीरों का प्रदेश है, यहाँ गरीब लोग नहीं है। टेम्परेट ग्रासलैंड में TEM, देखिए टेम्परेट ग्रासलैंड है, अमीरों का प्रदेश है, और ट्रॉपिकल जो है वो गरीबों का है। देखिए आ गया टेम्परेट ग्रासलैंड। देख रहे हैं ना, गाय की नस्ल, ये सब गेहूं का खेत है। जितना दूर नजर जाएगा केवल गेहूं गेहूं नजर आएगा। और देखिए यहाँ जो गेहूं के खेत का मालिक होता है वो घोड़ा कुत्ता रखता है, तो घोड़े से अपने पूरे खेत को घूमता है। पैदल तो घूम ही नहीं पाएगा, इतना बड़ा है। देखिए सब कितना विस्तृत है, विशाल है। और इकोनॉमी इन टेम्परेट ग्रासलैंड करिएगा तो और दिखाएगा। देखिए इकोनॉमी इकोनॉमी इन टेम्परेट ग्रासलैंड। देखिए उसका भी दिखा दे रहा है, केवल गेहूं का खेत दिखाएगा। और भारी मात्रा में यहाँ गाय वाय पाली जाती हैं। अर्जेंटीना में गाय पाली जाती हैं, तो इधर ऑस्ट्रेलिया साइड में भेड़ भी रखता है लोग। चलिए, तो ये रहा आप लोगों का बायोम। बायोम खत्म है ना। जलीय बायोम में कुछ नहीं है। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कै बजे? 11:10। तो कल से हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इधर सब खत्म हो गया। सर हाँ सर, जो हिस्ट्री का नोट्स डाले हैं ना हाँ हाँ, सर, वो नहीं खुल रहा है। खुल नहीं रहा है, वो तो जेपीजी है, किसी भी में खुल जाएगा। नो सर, बस एक तो ये तो खुल रहा है, ओपन होने को। वो तुम्हारे मोबाइल में प्रॉब्लम होगा, और किसी के साथ ये समस्या है? नहीं सर, मेरे मोबाइल में खुल गया। हाँ सब में खुलेगा, वो तुम्हारे मोबाइल की प्रॉब्लम है। तो सर हिस्ट्री में, हाँ सर एक क्वेश्चन है। बोलिए, बोलो। सर यहाँ लिखा है बायोम के प्रकार
संसार के 5 प्रमुख बायोम इस प्रकार हैं। हाँ वन बायोम, स्थलीय बायोम, घास हाँ। भूमि बायोम, जलीय बायोम और उच्च प्रादेशीय बायोम। उच्च प्रादेशीय बायोम मतलब है पहाड़ पर। और सर जलीय बायोम? जलीय बायोम माने महासागर में सब मछली रहती है ना। जलीय बायोम महासागर हो गया, मछलियां जो रहती हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन इसी से या तो रेन फॉरेस्ट से या टैगा से या आपका सवाना से या फिर एस्टेपी से, यही से इसी से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। सर पेज नंबर 138 में कुछ हाँ। लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बोलो। सर बायोम, उप प्रकार, प्रदेश, जलवायु संबंधी विशेषताएं, मृदा, वनस्पति जात व प्राणी जात। बुक में सर पेज नंबर 134 पर ना। हाँ सर, मेरे में तुम्हारे में अलग- 138। वो जो सारणी बनाया है वही ना। हाँ, संसार के हैं? बायोम। यस सर, साड़ी ये जो सारणी बनाया है यही ना। हाँ, तो इतना नहीं जानना है तुमको, और नहीं जानना है तो रट जा। जानना है तो रट जा। उसमें सब बताया है कौन किस प्रदेश में पाया जाता है, कहाँ कितनी वर्षा होती है, जो विशेषता लिखवाए है वो। तो तुम्हारे ऊपर है, रट सकती हो। सर लेसन 12 में यही दिया है। अब लेसन 12 में क्या दिया है बताओ। विश्व की जलवायु एवं परिवर्तन। एवं संरक्षण दिया है सर। नहीं हाँ हाँ, वो दूसरा चीज है। तो वो उसको भी कभी बता देंगे, हालांकि अभी वो इतना ही नहीं है। एक बार ना सबको प्रदूषण पढ़ाएंगे अलग से। सर इसमें हर एक कॉम्पिटिटिव, हाँ है। एक चैप्टर अलग से हम प्रदूषण पढ़ाएंगे, वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, तो उसमें ही सब आ जाएगा अलग से, और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए कल से हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और आप लोग अपना बुक ले लेंगे, और जो नोट्स दिए हैं। हाँ, कौन हिस्ट्री सर? एंशिएंट। एंशिएंट। हाँ हाँ, प्राचीन भारत।